हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग देख रहे थे एमसीक्यूज़ डी फार्मा फर्स्ट ईयर का सोशल फार्मेसी का हम लोग एमसीक्यूज़ देख रहे थे। उसका एक पार्ट हो गया था, ये दूसरा पार्ट है। उसमें हम लोगों ने 25 क्वेश्चन देखे थे और इस पार्ट में भी हम लोग क्या करेंगे, 25 क्वेश्चन देखेंगे और ये हमारा लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नो ड्रामा नो बकवास ओनली क्लास। क्वेश्चन नंबर 26 है, द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ए। ये कह रहे विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है। एक तो विटामिन ए इसका नाम है, लेकिन साइंटिफिक नेम इसका क्या है, तो इसका साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। अब ये थायमीन क्या है, तो ये विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम है। राइबोफ्लेविन क्या है, तो ये विटामिन B2 का साइंटिफिक नेम है। ठीक है, विटामिन ए का साइंटिफिक नेम रेटिनॉल और विटामिन B1 का थायमीन, विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, दी साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन डी इज। ये कह रहे हैं विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या है, तो वो है कैल्सीफेरोल। क्या है? कैल्सीफेरोल। अब रेटिनॉल क्या है, अभी आपने देखा। टोकोफेरोल क्या है, तो विटामिन विटामिन ई का क्या है, जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, टोकोफेरोल। ठीक है, विटामिन ई का साइंटिफिक नेम क्या है, टोकोफेरोल। और ये क्विनोन क्या है, फाइलोक्विनोन। ये विटामिन के का साइंटिफिक नेम है। ठीक है, जो मतलब ये इनको याद कर लीजिए, एक आध क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है। ठीक है, तो विटामिन ए का हो गया रेटिनॉल, विटामिन बी का हो गया, उसके कई सारे हैं तो उसमें से एक दो का देखा, अभी सबका देख लेंगे हम लोग। ठीक है, विटामिन बी को छोड़ दीजिए। फिर विटामिन डी का क्या है, कैल्सीफेरोल। विटामिन ई का क्या है, टोकोफेरोल। विटामिन के का क्या है, फाइलोक्विनोन। और एक रह गया विटामिन सी, उसका होता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। अभी आगे आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 है, दिस साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन सी। तो विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या है, तो वह एस्कॉर्बिक एसिड। कैल्सीफेरोल आपने देख लिया, टोकोफेरोल देख लिया, थायमीन देख लिया। इसको आप रिवीजन करिए। अब देखिए, अब यहाँ पे आया तो आप अपने दिमाग में लाइए कि क्या है इसके, ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, और अगर आपके पास टाइम है तो उसको कमेंट में लिखिए भी। लिखने से कोई चीज़ बहुत जल्दी याद हो जाती है और याद रहती है देर तक। अगर आपके पास टाइम है तो कमेंट में लिख के भी बताइए कि इनके नाम क्या हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन B12। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसकी कमी की वजह से अनेमिया हो जाता है, परनेशियस अनेमिया हो जाता है, यानी भयानक अनेमिया हो जाता है। ब्लड जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जिसको हम लोग RBC कहते हैं, वो बहुत कम हो जाते हैं और आयरन की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर। ठीक है, तो विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम क्या है, वो है साइनोकोबालामीन। क्या है? साइनोकोबालामीन। अब ये पेंटोथेनिक एसिड क्या है, तो ये विटामिन B5। ठीक है, B5 का साइंटिफिक नेम क्या है, पेंटोथेनिक एसिड। फोलिक एसिड क्या है, तो विटामिन B9 का साइंटिफिक नेम क्या है, फोलिक एसिड। पायरिडोक्सिन क्या है, तो विटामिन B6 का जो साइंटिफिक नेम है वो पायरिडोक्सिन। ठीक है, और विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम क्या है, साइनोकोबालामीन। एक रह गया विटामिन B5, उसको क्या बोलते हैं, विटामिन B5 को बोलते हैं बायोटीन। ओ सॉरी, 5 हो गया 7, विटामिन B7। विटामिन B7 क्या है, बायोटीन। ठीक है, विटामिन B7, ये 7 है। विटामिन B7 का क्या है, बायोटीन। ये सारे हो गए और इसके अलावा और नहीं है कोई। अब हमारा क्वेश्चन है, नाइट ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी डिसीज ऑफ विटामिन। ये कह रहे हैं कि जो नाइट ब्लाइंडनेस है, यानी रात में दिखना कम हो जाता है, रात में दिखता नहीं है, जिसको रतौंधी भी बोलते हैं, तो किस विटामिन की कमी से, डिफिशियंसी डिसीज मतलब किस विटामिन की कमी से ये बीमारी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस। तो किसकी वजह से होती है, विटामिन ए की कमी से। ठीक है, किसकी वजह से, विटामिन ए की कमी से। और विटामिन सी की कमी से होने वाला जो रोग है उसको बोलते हैं हम लोग स्कर्वी रोग। क्या बोलते हैं, स्कर्वी। क्या होता है, विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसको बोलते हैं स्कर्वी रोग। और विटामिन ई की कमी से क्या होता है, विटामिन ई की कमी से भी क्या होता है, अनेमिया हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, अनेमिया।
विटामिन ई की कमी से भी क्या हो जाता है, इसकी भी कमी होगी तो अनेमिया होने का खतरा रहता है। ठीक है, विटामिन बी में बहुत सारे हैं, तो विटामिन जो B12 है उसकी वजह से भी क्या होता है अनेमिया, इसी को ज़्यादा पूछता है। विटामिन B12 और विटामिन B9 इन दोनों की वजह से क्या होता है अनेमिया, इनकी कमी हो गई तो क्या हो जाएगा अनेमिया हो जाएगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस। और एक बीमारी और होती है जिसको ज़ीरोफ्थेल्मिया बोलते हैं। अगर पूछे ज़ीरोफ्थेल्मिया किसकी वजह से होता है, किसकी कमी की वजह से, तो वो भी किसकी कमी की वजह से होता है, विटामिन ए की कमी से। ज़ीरोफ्थेल्मिया क्या है, तो जो हमारा कंजक्टिवा यानी जो सफ़ेद वाला है जो पार्ट है, और जो उसके आगे जो काला वाला पार्ट होता है पुपिल से बाहर, ठीक है, एक होता है पूरा ये मान लीजिए आपकी आइरिस हो गई, आइरिस के बाहर एक काला सा हिस्सा रहता है, इसको बोलते हैं कॉर्निया, और ये जो सफ़ेद वाला होता है ये होता है कंजक्टिवा। तो कंजक्टिवा और ये कॉर्निया इन दोनों में क्या होता है ड्राईनेस हो जाता है, यानी सूखा सूखा सा हो जाता है। तो ये भी किसकी वजह से होता है, तो वो विटामिन ए की कमी की वजह से ज़ीरोफ्थेल्मिया हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, रिकेट्स इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन। रिकेट्स किस बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है, तो होता है विटामिन डी की कमी से। ए की वजह से मैंने बता दिया, सी की वजह से बता दिया स्कर्वी रोग हो जाता है, के की वजह से क्या होता है स्लो ब्लड क्लोटिंग, यानी ब्लड क्लोटिंग बहुत स्लो हो जाती है। ठीक है, विटामिन के की कमी से ब्लड क्लोटिंग क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। ब्लड क्लोटिंग, ठीक है, तो ये क्लियर है विटामिन डी। हाँ, ये कि विटामिन डी की कमी से अगर ये बच्चों में होता है उसको रिकेट्स बोलते हैं। क्या है, बच्चों में अगर विटामिन डी की कमी है उसको रिकेट्स बोलते हैं, अगर बड़ों में होता है उसको बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया। क्या बोलते हैं, अगर बड़ों के अंदर विटामिन डी की कमी हो गई तो उसको बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया। क्वेश्चन नंबर 32 है, डिफिशियंसी डिसीज ऑफ विटामिन के। विटामिन के की कमी से कौन सी बीमारी होती है, अभी मैंने बताया था स्लो ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अनेमिया मैंने बता दिया, अनेमिया बोलते हैं जब हमारे बॉडी के अंदर आयरन की कमी हो जाती है तो क्या होता है उसको बोलते हैं अनेमिया। और जब जो रेड ब्लड सेल्स हैं यानी RBCs जो हैं जब वो कम होते हैं तो आयरन की कमी हो जाती है। ठीक है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से हो जाता है। ज़ीरोफ्थेल्मिया किसकी वजह से होता है, अभी मैंने बताया ज़ीरोफ्थेल्मिया ये किसकी वजह से होता है, विटामिन ए की कमी से। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33 है, परनेशियस अनेमिया इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन। ये कह रहे हैं परनेशियस अनेमिया किस विटामिन की कमी से होती है। परनेशियस अनेमिया समझिए कि बहुत भयंकर आयरन की कमी हो गई और RBCs की कमी हो गई, तो किसकी वजह होता है, विटामिन B12 की कमी से होता है परनेशियस अनेमिया। और एक होता है अनेमिया, उसको बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक। मेगालोब्लास्टिक अनेमिया होता है, मेगालोब्लास्टिक एक होता है मेगालोब्लास्टिक अनेमिया। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारे ब्लड सेल्स हैं जो RBCs हैं उनका साइज़ कुछ ज़्यादा ही एबनॉर्मल बड़ा होने लग जाता है, वो सही से मैच्योर नहीं हो पाते हैं। तो किसकी कमी से होता है, विटामिन B9 की वजह से। ठीक है, विटामिन B9 की वजह से, जिसको फॉलिक एसिड भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, फॉलिक एसिड, इसका साइंटिफिक नेम है। तो उसकी वजह से क्या होता है मेगालोब्लास्टिक अनेमिया, यानी जो हमारे RBCs हैं उनका साइज़ कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाता है, वो मैच्योर नहीं हो पाते और सही से काम नहीं कर पाते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 34 है, बेरी डिसीज इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन। बेरी किस विटामिन की कमी से होता है, तो वो होता है विटामिन ए की कमी से, जिसको थायमीन भी बोलते हैं। विटामिन ए को क्या बोलते हैं, थायमीन बोलते हैं। इसकी कमी किसकी वजह से, कौन सी बीमारी होती है इसकी कमी की वजह से, तो वो होती है क्या, बेरी। इसमें क्या होता है कि बदन के अंदर बहुत थकावट आता है, फटीग जिसको बोलते हैं कि फटीग होगा और आदमी बिल्कुल मतलब काम करने को मन नहीं करेगा, पड़ा रहेगा बिस्तर पर, बदन में दर्द होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, द फूड आइटम हैव अ लिटिल और नो न्यूट्रिशनल वैल्यू आर नोन एज। ये कह रहे हैं कि वो खाना जिसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू या तो बिल्कुल नहीं होता या होता है तो बहुत थोड़ा सा होता है। न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या होता है, ऐसी चीज़ें, न्यूट्रिशन वैल्यू वो होती है कि जो हमारी बॉडी की बेसिक नीड है उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन, जैसे कि प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, मिनरल्स हो गया, विटामिन्स हो गए। तो कहते हैं कि ऐसा खाना जिसमें ये सारी चीज़ें न मिले तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जंक फूड। ठीक है, जंक फूड। इसके एग्जांपल क्या हैं, तो इसके एग्जांपल है बेकरी आइटम्स। जो भी बेकरी आइटम्स होते हैं जैसे कि बच्चे खाते रहते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे कि समझिए क्रैक्स हो गया, नूडल्स हो गए, पंजाबी तड़का हो गया, टेढ़े मेढ़े हो गए, तो ये सब क्या हैं, ये हैं
जंक फूड। अब ये पूछे कि इनके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, यानी इनकी वजह से क्या दिक्कतें आ सकती है जंक फूड की वजह से। तो इसकी वजह से मोटा मोटा जो बीमारियां होती है वो हो सकती है, जैसे कि डायबिटीज़ होने का खतरा रहता है, इससे भूख नहीं लगती है, ठीक है, डाइजेशन सही से नहीं होता है, ठीक है, डाइजेशन में क्या कहेंगे, डिसऑर्डर इन डाइजेशन, रेड्यूस एपेटाइट यानी भूख की कमी हो जाती है। ऐसे ही अस्थमा होने का खतरा रहता है, ओबेसिटी बढ़ जाती है यानी मोटा होने का खतरा रहता है आदमी के। तो ये कुछ बीमारियां, और भी बहुत सारी बीमारियां, लेकिन ये 4-5 आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, यहाँ पे खाली जगह आपको भरना है। इज़ अ प्रोसेस ऑफ एडिंग न्यूट्रिएंट्स टू अ प्रोडक्ट विच इट डज नॉट हैव। ये कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा एक ऐसा प्रोसेस है जो ये होता है। अब ये क्या होता है पूरा मैं समझाता हूँ। कह रहे हैं कि एक प्रोडक्ट है जिसमें अंदर कुछ चीज़ें नहीं हैं, तो उसके अंदर कुछ अलग से चीज़ें उसके अंदर ऐड कर दी जाएँ, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। सपोज दैट कि दूध है, मिल्क है, उसके अंदर विटामिन डी की कमी है, हम विटामिन डी उसमें ऊपर से मिला दे रहे हैं अलग से, ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड। अब पूछे कि व्हाट इज़ फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड, तो आप ये लिख दीजिए कि फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड इज़ अ प्रोसेस ऑफ एडिंग मतलब मिलाना न्यूट्रिएंट्स को, यानी फोर्टिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी न्यूट्रिएंट्स को किसी प्रोडक्ट में मिला देते हैं, और वो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं जो कि उस वाले प्रोडक्ट में जिसमें हम मिला रहे हैं पहले से मौजूद ना हो। जैसे कि मिल्क है, उसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसके अंदर क्या विटामिन डी नहीं होता है, तो ऊपर से हम लोग कुछ ड्रॉप्स आते हैं उसके, तो विटामिन डी के ड्रॉप्स उसके अंदर डाल देते हैं, तो उसको बोलते हैं फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड। अब ये कई तरीके से होता है, आपसे अगर पूछ ले तो एक होता है बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन ये होता है कि ब्रीडिंग करके, जैसे मान लीजिए कोई पौधा है, कोई पेड़ पौधे होते हैं ना, तो उसके अंदर कुछ पौधे ऐसे होते हैं किसी में कुछ न्यूट्रिएंट्स मिलता है, किसी में कुछ मिलता है, ठीक है। तो मान लीजिए पोटैटो है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है लेकिन प्रोटीन नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे, कुछ ऐसा कोई पौधा है जिसके अंदर प्रोटीन मिलता है, तो उसके साथ उसकी ब्रीडिंग करा देंगे, जिसको हाइब्रिड बोलते हैं। तो इसके अंदर भी कुछ प्रोटीन वाली चीज़ें अब इसके अंदर भी पैदा होने लग जाएंगी। पोटैटो है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट तो था ही पहले से, अब इसके अंदर प्रोटीन भी आ जाएगा, इसको बोलते हैं बायोफोर्टिफिकेशन, जो कि हाइब्रिड के थ्रू कराते हैं या ब्रीडिंग के थ्रू कराते हैं। एक होता है माइक्रोबियल फोर्टिफिकेशन। माइक्रोबियल फोर्टिफिकेशन क्या है कि किसी खाने के अंदर या किसी पौधे के अंदर प्रोबायोटिक्स मिला दिया जाए। प्रोबायोटिक्स वो बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी मतलब बॉडी के लिए अच्छा होता है, जिसको हम लोग गुड बैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है। एक होता है कि होम फोर्टिफिकेशन। होम फोर्टिफिकेशन क्या होता है कि जैसे कि घर के अंदर अपने कुछ उसमें मिला दिया जाए, जैसे मैंने एग्जांपल दिया मिल्क है, उसके अंदर क्या विटामिन डी मिला दिया जाए। एक होता है कॉमर्शियल या इंडस्ट्रियल फोर्टिफिकेशन, जैसे बड़े पैमाने पे काम हो, जब इंडस्ट्री के अंदर या किसी बड़ी फैक्ट्री के अंदर यही काम हो कि किसी चीज़ के अंदर कोई प्रोडक्ट है उसमें कोई न्यूट्रिएंट्स मिला दिया जाए। जैसे कि मान लीजिए फ्लोर आटा आता है, उसके अंदर कोई प्रोटीन मिला दिया जा रहा है, या कुछ उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट या कोई विटामिन मिला दिया जा रहा है उसके अंदर, तो ये इंडस्ट्रियल तौर पे हो गया। या तेल आ रहा है तो उसके अंदर कोई मतलब प्रोडक्ट मिला दिया जा रहा है, तो ये क्या हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, आर्टिफिशियल राइपिंग एजेंट्स प्रोड्यूस, ये खाली जगह भरना है, टू फ्रूट्स टू राइप देम। ये अब इसका ये क्या मतलब है, आर्टिफिशियल आप समझते हैं कि जो मतलब बनाया गया हो लोकल, ठीक है, असली नेचुरल ना हो तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल। और राइपनिंग का मतलब होता है पकाना। एजेंट मतलब वो एजेंट जो पकाने का काम करें, किस चीज़ को, फ्रूट्स को। ये कह रहे हैं कि जैसे एक तो फ्रूट होते हैं जो वो खुद ब खुद पेड़ों में पक जाएं, एक होता है कि उनको कुछ केमिकल्स लगा के पकाया जाता है, ठीक है। जैसे कि कैल्शियम कार्बाइड हो गया, जिसको कार्बाइड बोलते हैं बहुत सारी जगहों पे बोलते हैं कार्बेट, तो कार्बाइड लगा के पकाया जा रहा है। ऐसे ही बहुत सारी और भी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ये जो केमिकल्स हम लोग करते हैं पकाने के लिए लगाते हैं कि उसमें फ्रूट्स के अंदर, तो ऐसा क्या करते हैं कि उनके अंदर मतलब वो पक जाते हैं। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, कि मतलब जो हम लोग फल फ्रूट पकाने के लिए उसमें कार्बाइड लगाते हैं, जिसको हम लोग कैल्शियम कार्बाइड बोलेंगे, वो लगाते हैं, तो ये क्या करता है ऐसा उस फ्रूट के साथ कि वो पक जाता है, वो पीला हो जाता है। तो अब यहाँ पे वो है, तो वो क्या करता है, वो इसके अंदर एथिलीन प्रोड्यूस करता है। एथिलीन एक ऐसा केमिकल है जो फ्रूट के अंदर नेचुरली क्या होता है, जब वो पकता है तो उसके अंदर नेचुरली पैदा हो जाता है, ठीक है।
नेचुरली फ्रूट के अंदर पैदा होता है तो फल जो है फ्रूट वो पकने लगते हैं, उनके अंदर पीला कलर आ जाता है, उसके अंदर मिठास आ जाता है। अब ये जो कैल्शियम कार्बाइड है या और भी जो पकाने वाले केमिकल्स हैं वो क्या करते हैं, ये भी उसके अंदर वही चीज़ प्रोड्यूस कर देते हैं, यानी उसके अंदर एथिलीन पैदा कर देते हैं। और वो चाहे कैसे भी करें, केमिकल रिएक्शन के थ्रू करें या उसके अंदर हीट दे के करें, तो उसके अंदर फ्रूट के अंदर ये क्या होता है, फिर एथिलीन प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से फल क्या होता है, पक जाता है, फ्रूट पक जाता है। जो आज मतलब आर्टिफिशियल तौर पर जो पकाए जा रहे हैं सारे फ्रूट, वो क्या करते हैं, वो जो भी केमिकल्स हैं उसके अंदर एथिलीन प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, आर सब्सटेंसेज विच प्रिवेंट, डिस्ट्रॉय, कंट्रोल पेट्स। ये पेस्ट नहीं है बल्कि क्या है, पेस्ट। ठीक है, पेस्ट। पेट्स क्या होते हैं, ये होता है कीड़ा मकोड़ा, कीड़े मकोड़े होते हैं ना बहुत सारे। तो कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो प्रिवेंट करता है, डिस्ट्रॉय करता है और कंट्रोल करने का काम करता है, किसको, पेट्स को, यानी कीड़े मकोड़ों को। तो ऐसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड आर सब्सटेंसेज विच प्रिवेंट, डिस्ट्रॉय और कंट्रोल द पेट्स। ठीक है। अब इनके कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि एक टाइप होता है इसका रोडेंटिसाइड, जैसे यहाँ पे दे रखा है रोडेंटिसाइड हो गया। ठीक है। एक होता है बैक्टीरियोसाइड, एक होता है हर्बिसाइड, एक होता है फंगिसाइड, एक होता है लार्वेसाइड। ठीक है, कितने हो गए, 4-5 हो गए। हर्बिसाइड हो गया, बैक्टीरियोसाइड हो गया, रोडेंटोसाइड हो गया। एक होता है इंसेक्टिसाइड, जो इंसेक्ट्स को, कीड़े मकोड़ों को मारने का काम करता है, इंसेक्टिसाइड। ठीक है, इंसेक्टिसाइड हो गया, हर्बिसाइड हो गया, बैक्टीरियोसाइड हो गया, रोडेंटिसाइड हो गया, एक होता है फंगिसाइड और एक होता है लार्वेसाइड। तो ऐसी चीज़ों को, ये सब क्या है, ये सब होते हैं पेस्टिसाइड। ये आंसर हमारा। ठीक है। पेस्टिसाइड ये एक टर्म है, वो उसके ये सब क्या है, ये सब उसके सब टाइप्स हैं। ठीक है ना, ये सब उसके क्या है, टाइप्स हैं अलग अलग पेस्टिसाइड के। क्वेश्चन नंबर 39 है, द फूड और फूड इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड हेल्थ बेनिफिट आर नोन एज। ये कह रहे हैं कि वो खाना या खाने के वो पार्ट्स जो हमको न्यूट्रिशन भी देते हैं और साथ में हेल्थ भी देते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स। क्या है ये, अगर पूछे व्हाट इज़ न्यूट्रास्यूटिकल्स तो आप लिखेंगे न्यूट्रास्यूटिकल्स आर दोज फूड विच प्रोवाइड न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड अलोंग विद न्यूट्रिशनल वैल्यू अलोंग विद हेल्थ बेनिफिट। अब ये समझिए कि ये ऐसी चीज़ें हैं, ये ऐसे खाने होते हैं जो हमारे लिए खाना भी होते हैं और हमारे लिए क्या होते हैं, दवाई भी होते हैं। अभी अगर आप इसके बारे में डिटेल देखना चाहते हैं तो फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 9 जो है वो इसी के ऊपर है पूरा, कि न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होते हैं। मेरी वीडियो है, आप अगर देखना चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में मैं उसकी लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके उसको अच्छे से देख सकते हैं। मैं सिर्फ उसके 2-4 एग्जाम्पल्स दे देता हूँ। जैसे कि उसका एक एग्जाम्पल है एंटीऑक्सीडेंट। क्या एक एग्जांपल है, एंटीऑक्सीडेंट हो गया, प्रोबायोटिक्स हो गए, प्रीबायोटिक्स हो गए, ओमेगा 3 फैटी एसिड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हेन अ फूड और फूड न्यूट्रिएंट्स अल्टर्स द इफेक्ट ऑफ अ ड्रग इज कॉल्ड। ये कह रहे हैं कि जब कोई खाना या कोई न्यूट्रिएंट है वो क्या करता है, ड्रग जो होते हैं दवा के काम को अल्टर कर देता है। यानी दवा हमने लिया सर दर्द को ठीक करने के लिए, लेकिन हमने साथ में कुछ ऐसा खाना खा लिया जो इस दवा को काम ही नहीं करने दे रहा है, तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं ड्रग फूड इंटरेक्शन। क्या कहेंगे कि ड्रग फूड इंटरेक्शन हो गया। इसका एक एग्जांपल ये है कि जैसे किसी के पेट में एसिडिटी हो गई, ठीक है, HCl बहुत ज़्यादा निकल रहा है, एसिडिटी हो गई, तो हम अब जो दवा देते हैं हम लोग उसको ठीक करने के लिए वो होता है एंटासिड्स। क्या होते हैं, एंटासिड होते हैं। वो क्या करते हैं, वो जाके एंटासिड वो बेसिक नेचर के होते हैं। अब एसिड है और बेस को जब मिलाते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है और पेट की एसिडिटी ठीक हो जाती है। लेकिन अब किसी ने क्या है, उसकी एसिडिटी है, उसने एंटासिड लिया, साथ में उसका एग्जांपल है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल लिया, ठीक है, उसके कुछ सस्पेंशन आते हैं उसको पी लिया, और साथ में क्या किया, बहुत ज़्यादा प्रोटीन फुल उसने खाना भी खा लिया। प्रोटीन फुल खाना जैसे कि दाल हो गई, इम्पल्सेस हो गए, ऐसे ही मीट्स हो गए, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो अब क्या होगा कि जो प्रोटीन होते हैं ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल जो बेस है उसको अपना काम करने नहीं देंगे ढंग से, तो न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो पाएगा, तो इसको बोलेंगे ड्रग फूड इंटरेक्शन हो गया, ठीक है। और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, द डिसीज स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनादर इज कॉल्ड। यहाँ से समझ लीजिए कि जो माइक्रोबायोलॉजी है वो शुरू हो रहा है चैप्टर माइक्रोबायोलॉजी का।
ये कह रहे हैं कि वो डिसीज़ जो एक आदमी से दूसरे तक पहुंचते उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। इसमें ये नहीं देखा जा रहा कि वो किस तरीके से पहुंच रहे हैं, वो जेनेटिकली पहुंच रहे हैं या फिजिकल कॉन्टैक्ट से या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से कैसे पहुंच रहे हैं, ये मतलब नहीं है। अगर एक आदमी से दूसरे में ट्रांसफ़र हो रहा है कोई बीमारी तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं इन्फेक्शियस डिसीज़ या कम्युनिकेबल डिसीज़, ठीक है। अगर एक आदमी से दूसरे में वो किसी भी तरीके से किसी भी कारण से अगर एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो रही बीमारी तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इन्फेक्शियस डिसीज़ या कम्युनिकेबल डिसीज़, ठीक है। और अगर एक से दूसरे में वो ट्रांसफ़र नहीं हो रही है तो उसको बोलेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ या अनइन्फेक्शियस डिसीज़। तो इसमें आंसर हमारा क्या है, बोथ, बी एंड सी, बी और सी दोनों भी बोलते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 42 है, द डिसीज ट्रांसफर बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन आर कॉल्ड। अब यहाँ पे क्वेश्चन अलग है, कह रहे हैं कि एक ऐसी बीमारी जो एक आदमी से फिजिकल कॉन्टैक्ट जैसे मैं उसके हाथ में टच हो गया ऐसे, तो ये फिजिकल कॉन्टैक्ट हो गया। एक होता है फिजिकल कॉन्टैक्ट, एक होता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, वो अलग है, ठीक है। फिजिकल कॉन्टैक्ट ये ऐसे हो गया, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि एक आदमी क्या है, एक ऐसी डिसीज़ जो फिजिकल कॉन्टैक्ट से किसी दूसरे को ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। मान लीजिए मैं या कोई भी, मैं मान लीजिए कि मैं इन्फेक्टेड हूँ, मुझे क्या हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ठीक है। चिकन पॉक्स मुझे हो गया, अब कोई मेरे कॉन्टैक्ट में आया तो ये बीमारी उसको भी ट्रांसफ़र हो गई। तो कह रहे हैं इस बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उस बीमारी को बोलते हैं कंटेजियस डिसीज़, कंटेजियस क्या बोलते हैं, सॉरी कंटेजियस डिसीज़ बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कंटेजियस डिसीज़। अगर फिजिकल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू कोई बीमारी एक दूसरे से ट्रांसफ़र हो रही है तो उसको बोलते हैं कंटेजियस डिसीज़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है, कॉजेटिव एजेंट ऑफ चिकन पॉक्स इज। अब यहाँ पे एक टर्म है कॉजेटिव एजेंट। कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, कॉजेटिव एजेंट वो होते हैं जो बीमारी का कारण बनते हैं, जिसकी वजह से असल में बीमारी होती है। और एक ये होता है कि उस बीमारी के कारक को कौन लेके जा रहा है। सपोज दैट कि मान लीजिए एक बीमारी है डेंगू, ठीक है। अब डेंगू होता है तो उसको बीमारी किसकी वजह से होता है, वो होता है फ्लेवी वायरस की वजह से। किसकी वजह से होता है, फ्लेवी वायरस की वजह से वो बीमारी होती है, ठीक है। अब ये कि उसको लेके कौन जा रहा है, उसको लेके कौन जाता है, तो मच्छर लेके जाता है। तो कॉजेटिव एजेंट क्या है इसमें, फ्लेवी वायरस कॉजेटिव एजेंट है। और जो उसको लेके जा रहा है उसको बोलते हैं हम लोग वेक्टर, ठीक है। ये जो लेके जा रहा है, जो सवारी का काम कर रहा है, जो अपनी गाड़ी पे बिठा के ले जा रहा है, वो क्या है, वेक्टर है। और जिसकी वजह से बीमारी हो रही है, जो असल वायरस या बैक्टीरिया जो भी है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कॉजेटिव एजेंट। तो ऐसे कह रहे हैं चिकन पॉक्स एक बीमारी, इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, तो वह है वेरिसेला जोस्टर वायरस, ठीक है। क्या है, वेरिसेला जोस्टर वायरस। अब रूबेला वायरस क्या है, रूबेला वायरस का एक बीमारी है, ये इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, तो इसका पॉजिटिव एजेंट रूबेला वायरस ही है। ऐसे ही आरएनए पैरामाइक्सो वायरस, आरएनए पैरामाइक्सो वायरस, ये क्या है, पॉजिटिव एजेंट है। किस बीमारी के लिए है ये, तो ये है मीजल्स के लिए, ठीक है, मीजल्स। किसके लिए है ये, मीजल्स के लिए, ठीक है। अब और ये मम्स किसके लिए, तो मम्स वायरस है, ये मम्स बीमारी होती है। मम्स जिसमें गलसुआ हो जाता है ना, गलसुआ जिसको बोलते हैं, या साइड में फूल जाते हैं जो ये ग्लैंड्स होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड, तो उसको उस किसकी वजह से होता है, वो मम्स वायरस की वजह से होता है। उस बीमारी को क्या बोलते हैं, मम्स वायरस बोलते हैं। और इन तीनों के लिए, एक होता है मम्स, एक होता है ये मीजल्स, मम्स और रूबेला। इन तीनों के लिए जो वैक्सीन आता है वो होता है MMR का वैक्सीन, MMR, मीजल्स, मम्स और रूबेला, ठीक है। इन तीनों के लिए जो वैक्सीन आता है उसको बोलते हैं MMR का वैक्सीन, मीजल्स, मम्स और रूबेला। और इसके लिए जो वैक्सीन आती है वेरिसोला जोस्टर वायरस के लिए, इसका नाम ही वही है, वेरिसेला जोस्टर वैक्सीन। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग, ना कन्फ्यूज़न हो जाएगा। इन्फ्लुएंजा वायरस इज़ नॉट अ कॉजेटिव एजेंट ऑफ, ये कह रहे हैं कि इन्फ्लुएंजा वायरस इनमें से किसका कॉजेटिव एजेंट नहीं है, ठीक है। तो इन्फ्लुएंजा एक बीमारी है, तो इसका है एवियन फ्लू, इसका भी है, H1N1 जिसको स्वाइन फ्लू भी बोलते हैं, इसका भी है, इसका नहीं है, ठीक है। तो जो इन्फ्लुएंजा वायरस है उसकी वजह से ये तीनों बीमारियां होती है कि इन्फ्लुएंजा खुद एक बीमारी है, फिर एक एवियन फ्लू यानी जिसको बर्ड फ्लू भी बोलते हैं, H1N1 जिसको स्वाइन फ्लू भी बोलते हैं। कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा कि H1N1 किस बीमारी को कहते हैं, तो किसको कहते हैं, स्वाइन फ्लू को। एवियन फ्लू किसको कहते हैं, बर्ड फ्लू को। इन्फ्लुएंजा वायरस किसको कहते हैं, इन्फ्लुएंजा डिसीज़
तो ये इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है। अब इन तीनों का जो मतलब कॉजेटिव एजेंट है वो कौन है, इन्फ्लुएंजा वायरस। अब ये सार्स, ये इसका फुल फॉर्म क्या है, ये सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवियर एक्यूट एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम ये इसका है, किसका, ये किसकी वजह से होता है, ऐसे सार्स। ये पूछे कि इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, तो इसका लिखते हैं सार्स, ठीक है, सार्स ही लिखते हैं, सार्स वायरस की वजह से ये होता है। किसकी वजह से होता है, सार्स वायरस की वजह से होता है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है, कोरोना वायरस इज़ नॉट ए कॉजेटिव एजेंट ऑफ। ये कह रहे हैं कि कोरोना वायरस ये किसका कॉजेटिव एजेंट नहीं है। अब इसका मतलब ये है कि कोरोना वायरस से सिर्फ एक ही बीमारी नहीं होती है बल्कि कई सारी बीमारियां होती हैं। अब ये कोरोना क्या, समझ लीजिए एक बाप है, उसके बहुत सारे बच्चे हैं जो अलग अलग बीमारियां करते हैं, ठीक है। कोरोना क्या है, एक माँ है या बाप कह लीजिए, उसके बहुत सारे बच्चे हैं जो अलग अलग बीमारियाँ करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं कि वो अपना नया स्ट्रेन बना लिया, ठीक है। अब जैसे कि सार्स है तो ये भी कोरोना का एक स्ट्रेन है, ये MERS है तो ये भी क्या है, कोरोना का क्या है, एक स्ट्रेन है। ऐसे कोरोना वायरस, ये भी कोरोना वायरस की वजह से होता है। सार्स मैंने बता दिया क्या होता है, इसका फुल फॉर्म सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। MERS क्या है, तो ये भी कोरोना की वजह से ही होता है। इसका जो फुल फॉर्म है वो है मिडिल ईस्ट, यहाँ पे नहीं आएगा, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। MERS का मतलब क्या है, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और अगर कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस आप जानते हैं जो नोबल कोरोना वायरस इसने तबाही मचाई थी अभी, तो वो है ये कोरोना वायरस। इसमें हमारा आंसर क्या है, कोरोना इज़ नॉट ए कॉजेटिव एजेंट ऑफ, तो किसका नहीं है, तो इसका नहीं है। H1N1 ये किसकी वजह से फैलता है, ये इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से फैलता है, ठीक, इन्फेक्शियस डिसीज़ है। क्वेश्चन नंबर 46 है, द कॉजेटिव एजेंट ऑफ वूफिंग कफ इज़। ये कह रहे हैं वूफिंग कफ का कॉजेटिव एजेंट क्या है, तो उसका क्या है, बॉर्डीटेला पर्टोसिस। वूफिंग कफ को भी हम लोग क्या है, एक नाम इसका दूसरा और भी है, वो क्या, पर्टोसिस भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, पर्टोसिस, क्या बोलते हैं इसको, पर्टोसिस भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, वूफिंग कफ का पर्टोसिस। और होता क्या है ये, इसमें बहुत ज़्यादा खांसी आती है। किसी को मान लो लगातार 5 मिनट तक खांसी आ रही है, खांस रहा, फिर सांस लेता ऐसे करते हैं ना, बहुत थक जाता है आदमी, तो यही जो आवाज़ निकलती है बाद में तो ये इसी को बोलते हैं वूफिंग कफ, इसकी वजह से, ठीक है। तो ऐसे उसमें खांसी बहुत ज़्यादा आती है, आदमी तंग आ जाता है एकदम। तो ये कॉजेटिव एजेंट इसका क्या है, बॉर्डीटेला पर्टोसिस। अब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये क्या है, एक बैक्टीरिया है जो एक कॉजेटिव एजेंट है। तो किसका है, ये टीबी का है, टीबी बीमारी है। ये भी रेस्पिरेटरी एक बीमारी है जिसमें क्या होता है, पूरा मतलब ये जो सिस्टम होता है रेस्पिरेटरी वाला डिस्टर्ब हो जाता है, बहुत खांसी आती है, इसमें आदमी का वेट कम होने लग जाता है। इबोला वायरस क्या है, ये भी एक तरीके का डिसीज़ भी है, और इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो भी क्या है, इबोला वायरस ही है, ठीक है। इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो भी क्या है, इबोला वायरस है। तो चलते हम लोग आगे। अब ये क्या है, नेसेरिया मेनिंजाइटिस। तो ये क्या होता है, नेसेरिया ये एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं मेनिंजोकोकल। क्या बोलते हैं, मेनिंजो। अब देख लीजिएगा टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, इसलिए मैं अब वीडियो को थोड़ा जल्दी बनाऊंगा। तो होता है मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस। मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस क्या होता है, ये जब हमारे ब्रेन की जो बाहर वाली लेयर होती है जो ब्रेन को कवर करके रखती है, उसको बोलते हैं मेनिंजेस। तो उसमें बैक्टीरिया जो होता है ये नेसेरिया मेनिंजाइटिस, ये क्या करता है, जाके उसको डिस्टर्ब करता है, वहाँ पे सुराख कर देता है। इस तरीके से ये क्या करता है, आदमी को परेशान करता है, और उससे आदमी को पूरा ब्रेन का जो अंदर लिक्विड होता है वो बाहर निकलने लगता है। तो इसकी वजह, तो ये क्या है, एक कॉजेटिव एजेंट है किसका, मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ड्यू टू ऑर्थ्रोपोड बोर्न इन्फेक्शन। ये कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो ऑर्थ्रोपोड बोर्न इन्फेक्शन की वजह से नहीं है, यानी कौन सी बीमारी ऐसी है जो ऑर्थ्रोपोड इन्फेक्शन वाली नहीं है, ठीक है। ऑर्थ्रोपोड्स क्या होते हैं, ऑर्थ्रोपोड्स वो होते हैं जो इंसेक्ट्स की, जिसके वेक्टर इंसेक्ट्स होते हैं, जिनके वेक्टर इंसेक्ट होते हैं। वेक्टर मैंने बता दिया, जो बीमारी वाले करने वाले
बीमारी करने वाले पैथोजन को ले जाने का काम करते वो होते हैं वेक्टर। तो ऐसी बीमारियां जिनके वेक्टर क्या होते हैं, ऑर्थो इंसेक्ट्स होते हैं। इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको बोलते हैं ऑर्थ्रोपोड बोर्न इन्फेक्शन, ठीक है। तो अब जो डेंगू है इसका भी जो मतलब वेक्टर होता है वो भी क्या होता है, एक तरीके का ऑर्थ्रोपोड्स, यानी क्या होता है, कोई इंसेक्ट होता है, जैसे मच्छर होता है, तो मच्छर भी क्या एक तरीके का इंसेक्ट है। ऐसे ही मलेरिया भी क्या है, एक इंसेक्ट की वजह से यानी मच्छर की वजह से फैलता है। उसका मलेरिया का जो कॉजेटिव एजेंट है वो मच्छर नहीं है, बल्कि वो क्या, पी फैल्सीपेरम, ठीक है, पी फैल्सीपेरम है। और डेंगू का क्या है, डेंगू का पॉजिटिव एजेंट क्या है, डेंगू का पॉजिटिव एजेंट है, अभी मैंने बताया था, फ्लेवी वायरस। असल में क्या है इसका, वायरस, फ्लेवी वायरस। लेकिन बहुत सारी जगहों पे ये भी लिखा जाता है कि ये क्या है, अरबो वायरस की वजह से होता है। क्या लिख देते हैं, अरबो वायरस। तो इस टाइप की जो भी बीमारियां होती हैं जो मतलब इंसेक्ट्स की वजह से होती है, उनको सब पे क्या है, अरबो वायरस बोल देते हैं। अगर आपको पी फैल्सीपेरम नहीं याद आ रहा है तो लिख दीजिए अरबो वायरस की वजह से हो रहा है। अगर आपको यह याद नहीं आ रहा है कि फ्लेवी वायरस की वजह से ही हो रहा है तो लिख दीजिए अरबो वायरस की वजह से। चिकनगुनिया किसकी वजह से होता है, चिकनगुनिया वायरस की वजह से होता है, ठीक है, चिकनगुनिया वायरस की वजह से होता है। अगर आपको इसके वो याद नहीं आ रहे हैं तो आप लिख दीजिए क्या, डायरेक्टली क्या, अरबो वायरस, क्या लिख देंगे, अरबो वायरस की वजह से ये होते हैं। अब ये ट्रेकोमा क्या होता है, ट्रेकोमा ये जो हमारी आँख में जो कंजक्टिवा होता है, और कॉर्निया होता है, उसको जो मतलब डिस्टर्ब करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रेकोमा बोलते हैं, ठीक है। उसके अंदर जाके ज़ख्म कर देता है, घाव कर देता है, तो वो होता है ट्रेकोमा, ठीक है। तो अब इसमें क्या, इनमें से कह रहे हैं कौन सा ऐसा है जो ऑर्थोपोड से इन्फेक्शन नहीं है, तो ये हमारा आंसर क्या है, ये ट्रेकोमा, ये ऑर्थोपोड, ठीक है। क्लेमाडिया ट्रेकोमालिस इसका क्या है, माइडिया ठीक है। तो ये ट्रेकोमा जो है इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है, क्लेमाइडिया ट्रेकोमालिस, ठीक है, क्लेमाइडिया ट्रेकोमालिस। क्वेश्चन नंबर 48 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए STD। ये कह रहे इनमें से कौन सा ऐसा है जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ नहीं है। तो ये भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, ये भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, ये भी क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ है। जो लेप्रोसी है ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ नहीं है, ठीक है। ये तीनों क्या हैं, ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ हैं। तो आंसर क्या हमारा ये। क्वेश्चन नंबर 49 है, ट्रेपोनेमा पैलिडियम। ट्रेपोनेमा पैलिडम इज़ अ कॉजेटिव एजेंट ऑफ, ये कह रहे हैं ट्रेपोनेमा पैलिडम किसका कॉजेटिव एजेंट है, तो ये किसका है, सिफिलिस का है। सिफिलिस का क्या है, ट्रेपोनेमा पैलिडम कॉजेटिव एजेंट है, ठीक है, किसका, सिफिलिस का ट्रेपोनेमा पैलिडम कॉजेटिव एजेंट है। ये लेप्रोसी, तो लेप्रोसी का जो क्या कहते हैं कॉजेटिव एजेंट है वो क्या है, माइकोबैक्टीरियम लिप्रे, क्या है, माइकोबैक्टीरियम लिप्रे, M और लिप्रे RML लिख देंगे, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम लिप्रे। और गोनेरिया, तो इसका क्या है, गोनेरिया का नेसेरिया गोनेरिया, ठीक है, N और G, नेसेरिया गोनेरिया आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और टाइफॉइड का क्या है, सेल्मोनेला टाइफी, सेल्मोनेला टाइफी ये इसका है, ठीक है। और सिफिलिस का क्या है पॉजिटिव एजेंट, ट्रेपोनेमा पैलिडम, ट्रेपोनेमा पैलिडम। क्वेश्चन नंबर 50 है जो MCQs नहीं है बल्कि क्या है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ फार्मासिस्ट। कह रहे हैं कि जो बीमारियां हैं इनमें एक फार्मासिस्ट का क्या रोल होना चाहिए, कैसे ये बीमारियां कम हों, ठीक है। तो क्या है, ही शुड इंस्ट्रक्ट द इन्फेक्टेड पर्सन टू आइसोलेट। ये कह रहे हैं कि जाके मतलब लोगों को ये कहे, इंस्ट्रक्शन दे, उनको गाइडेंस दे कि क्या करो तुम, जो बीमार आदमी है उसको आइसोलेट कर दो, उसको लोगों से अलग कर दो, ठीक है। दूसरा क्या है कि ये उसके घर के जो लोग हैं उनको जाके कहेगा कि तुम ऐसा करो, इससे थोड़ा सा अलग रहो, इससे थोड़ा सा अलग रहो, इससे फिजिकल कांटेक्ट ना बनाओ। यानी ये वो डिसीज़ ऐसी हो जो कि इन्फेक्शियस डिसीज़ हो, एक से दूसरे से फैलने वाली डिसीज़ हो, जिसको कंटेजियस डिसीज़ बोलते हैं। तो उसमें क्या करेगा, लोगों को कहेगा कि उसके जो आर्टिकल्स हैं, यानी जो वो कपड़ा यूज़ कर रहा है, जो खाना यूज़ कर रहा है, जिसमें उसके जो मतलब नेज़ल्स ड्रॉप्स हैं या उसके थ्रोट से निकलने वाले जो सब्सटेंस हैं, वो अगर उससे कंटामिनेशन हो रहा है, यानी उसके अंदर वो लग जा रहा है, उससे
ठीक है ना, उसका जो ड्रॉपलेट है वो अगर किसी कपड़े में, किसी बर्तन में, किसी तौलिया वगैरह में लग रहा है तो उसको यूज़ तुम लोग ना करो, उससे बचो। तीसरा क्या है, ही शुड गिव अप्रोप्रिएट मेडिसिन टू द पेशेंट। ये कह रहे हैं कि तीसरा इसका काम क्या है कि ये मतलब जो मुनासिब दवा उसके लिए अप्रोप्रिएट दवा है वो उसको पेशेंट को दे। और क्या कर सकता है, ही शुड प्रिवेंट द पीपल फ्रॉम मेकिंग अ फिजिकल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। ये कह रहे हैं कि अगर ये भी कर सकता है कि ये जो आदमी है जो इन्फेक्टेड है उससे दूसरे लोगों को मतलब जाके फिजिकल कॉन्टैक्ट ना बनाए, इससे रोकेगा लोगों को। पांचवा काम वो क्या कर सकता है, ही शुड टेल दी पीपल फॉर अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डिसीज़। ये कह रहे हैं किसी को अगर बीमारी हो रही है तो वो लोगों को कहेगा कि जल्दी से जाके आप डायग्नोसिस कराइए, चेकअप कराइए, यानी कि बीमारी खूब बढ़ जा रही है और आपको पता नहीं चल रहा तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आप जल्दी से जाके अपना चेकअप कराइए। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन हो गए। तो हम लोग इसी पे अब वीडियो को पूरा करते हैं। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दिए ताकि जो नई आने वाली वीडियोस है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको पहले मिल सके। और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक। जाइए याद करिए, पढ़िए और अच्छे से पेपर दीजिए। अगर आपका रिज़ल्ट जैसा भी आता है मुझे भी आके बताइए। टेलीग्राम चैनल ग्रुप जो है टेलीग्राम पे SR फार्मेसी के नाम से, उसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप हमें अपना रिज़ल्ट बताते हैं अच्छा रहता है जैसा भी, हमको बड़ी खुशी होगी। थैंक यू सो मच।